एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। ओके, इसके अलावा आपके पास अवेलेबल है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, आप उन सबको भी अवेल कर सकते हो और साथ ही अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई, आपकी क्लास 11th सिलेबस का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। जी हाँ, लास्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पहले ही कर चुके थे, प्लांट फिजियोलॉजी के दोनों चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। ये तीसरा एंड लास्ट चैप्टर आज है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेना है हमें इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हमें देखना है कि ग्रोथ ये क्या टॉपिक है, कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारा कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका ऑलमोस्ट अराउंड 50%। ठीक है, तो 50% इसके सब टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट हो जाए और आप लोग भी पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाओ, तो फटाफट से कर दो सेशन को लाइक और शेयर कर दो सारे ही दोस्तों के साथ। ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बस ये लास्ट चैप्टर को पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इंट्रोडक्शन भाई ये कहता है कि आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने हैं टॉपिक्स कौन कौन से। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ के बारे में आप समझोगे, जो कि आज हम 50% ही कवर करने वाले हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, फिर आप समझोगे कि प्लांट ग्रोथ में डिफरेंशिएशन, देन अगेन डी डिफरेंशिएशन एंड देन रीडिफरेंशिएशन, ये क्या टर्म्स है। काफी सिमिलर से लग रहे हैं मैम, काफी सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है इन्हें आपको समझना है। देन डेवलपमेंट, प्लांट्स का कैसे होता है, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उनके पार्ट्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, ये पूरे मैकेनिज्म्स आपको आज समझने हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस समझनी है। साथ ही आपको समझना है कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से हैं, क्या इनमें भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या इनका भी कोई ब्रेन है जो इनकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, जैसे हमारी ग्रोथ को भी रेगुलेट करने के लिए क्या अवेलेबल है, हमारे पास ब्रेन है, हमारा मास्टरमाइंड है, हमारा न्यूरल कंट्रोल है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है, ये हमारे सारे सिस्टम्स को, ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। बस वैसे ही आपको समझना है कि क्या प्लांट की ग्रोथ को भी कोई रेगुलेट कर रहा है, अगर हाँ तो वो कौन है, कौन से वो हार्मोन्स है, कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है कहानी। चलो भाई देखते हैं आगे। ये तो हुए आपके टॉपिक्स, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ठीक है, पहले लेंगे हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, टॉपिक्स और ये सारी चीजें फिर हमारी स्टार्ट होंगी ग्रोथ से। आज पढ़ेंगे उसका हम 50%, मतलब पार्ट 1। क्लियर है ना इतना कॉन्सेप्ट। चलो देखो, तो हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, राइट, फ्लावर्स, fruit, seed arise and that too in an orderly sequence। क्या आपने कभी भी ऐसा सोचकर देखा है कि कैसे ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे अराइज हुए, कहां से अराइज हुए, किसकी वजह से अराइज हुए, और क्यों हमेशा ये सेम सीक्वेंशियल मैनर में ही अराइज होते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, रूट्स, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर, फिर उसमें अंदर से फ्रूट निकलेगा, फिर उसके भी अंदर निकलेगा सीड। तो ये पूरा सीक्वेंस ये किसने डिसाइड किया, ये इस ही ऑर्डर में क्यों हमेशा ग्रो करते हैं, ये इस ही ऑर्डर में हमेशा क्यों डेवलप होते हैं, इस ऑर्डर का, इस सीक्वेंस का क्या रीजन है, क्यों ये हमेशा इसी ऑर्डर में डेवलप होते हैं, क्यों ये हमेशा इसी ऑर्डर में ग्रो करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आपने कभी सोचा है। देखो, तो भाई इसी चीज का आंसर जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, प्लांट कैसे
डेवलप करता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर जब आप ढूंढोगे आपको पता चलेगा कि वो कैसे इसी सेम ऑर्डर में ग्रो कर रहा है और क्या इसके सीक्वेंसेस है, किस तरीके से ये बार बार डेवलप करता है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको ग्रोथ करने में, इसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डेवलप करने में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके किस तरीके से कनेक्टेड है आप देखेंगे। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। ऑब्वियसली ये सारे टर्म्स तो हमने पढ़े ही हुए हैं, ये सारे टर्म्स से आप लोग फेमिलियर हो कि हाँ सीड क्या होता है, सीडलेट क्या होता है, सीडलिंग क्या होता है, प्लांटलेट क्या होता है, मैच्योर प्लांट आप किसे कहते हो, ठीक है। ट्री में और प्लांट में आप क्या डिफरेंस बताते हो, ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। यू हैव आल्सो सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट, गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो ट्रीज की ग्रोथ है, उनकी हाइट और उनकी जो गर्थ है, ठीक है, जो उनका गर्थ है वो और जो उनकी हाइट है वो, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती ही रहती है। तो ये चीज अगर आपने नोटिस की है तो यहाँ से आप ये समझोगे कि मैम ऐसा ह्यूमन बीइंग में तो नहीं होता। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हम क्या पूरी लाइफ लॉन्ग, अगर कोई 100 साल का है तो वो बहुत ज्यादा टॉल होगा, 10-15 फीट टॉल होगा, और जो अगर कोई 30s या 40s में है तो फिर वो मीडियम हाइट वाला होगा। ऐसा कुछ है क्या कि हर साल थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती रहे और लाइफ लॉन्ग बढ़ती ही रहे? तो फिर तो जिसकी जितनी एज होगी उसका उतना फीट वाली हाइट हो जाएगी। अगर हर साल उसकी हाफ फीट भी बढ़ती है तो अगर उसकी एज 60 ईयर्स है तो उसकी हाइट तो फिर 30 फीट हो जानी चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता ना। ह्यूमन बींग्स में एक डिफाइंड पीरियड के बाद ग्रोथ जो है, हाइट जो है वो रुक जाती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट की जो हाइट है और जो उसकी गर्थ है, ये दोनों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहती है ना। तो बस यही सारे वो चीजें हैं, यही सारे वो टर्म्स, फैक्टर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है और वो कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है। अनलाइक ह्यूमंस यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है। अनलाइक ह्यूमंस यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें सुनने को मिलेंगी कि ये सब इनमें होता है, हम में तो नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, आगे देखते हैं। However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें किसकी, लीफ, फ्लावर और फ्रूट की, ठीक है। दे आर ऑफ द सेम ट्री, ठीक है। नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस तो लिमिटेड सिर्फ होते ही हैं, बल्कि ये सेम टू सेम, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे अगर कि एक प्लांट में अगर मैं कह रही हूं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हिबिस्कस, ठीक है, तो उसमें जैसा जितना बड़ा जो फ्लावर आना है, वो कितनी भी एज के बाद उस प्लांट में फ्लावर आएगा तो वो फ्लावर वैसा ही होगा, सिमिलर होगा, डायमेंशन सिमिलर होंगे, राइट, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, चीजें सिमिलर ही होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका फ्लावर जो है वो अगर उसमें बना ही रहेगा और वो भी ग्रो कर जाएगा, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ट्री की अगर हम कहें एज है 60 ईयर्स, तो उस पर एक फ्लावर आ जाए और 60 ईयर्स बाद तक वो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। क्या फ्लावर के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। फ्लावर जो है वो अपनी एक सेम डायमेंशन को ऑक्यूपाई करके रहता है और वो किसी भी एज में, कितने भी टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करे, वो सेम उस डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर भी ग्रो करने लग जाएगा। प्लांट की हम अगर बात करें तो सिर्फ कुछ ही पोर्शंस उसके ऐसे हैं। उसकी हाइट किसकी वजह से बढ़ती है? स्टेम की वजह से, राइट। रूट्स की वजह से तो हाइट नहीं बढ़ती। हाइट किसकी वजह से बढ़ रही है? स्टेम। ट्रंक की वजह से। गर्थ किसकी वजह से बढ़ रही है? ट्रंक की वजह से, राइट। तो मतलब आप यहां से आप ये डिफाइन कर सकते हो, ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्री के कुछ रीजन्स ऐसे हैं, जैसे कि उसकी हाइट, जैसे कि उसकी गर्थ, उसका स्टेम, उसकी ब्रांचेस स्टेम से निकलने वाली, ये सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं? ग्रो करने लगते हैं और मैच्योर होने लगते हैं और ज्यादा उनका गर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सारे पार्ट्स ऐसे नहीं हैं। जैसे कि व्हाई डज वेजिटेटिव phase precede flowering in a plant and all plant organs are made up of a variety of tissues? जो सारे plant organs हैं ये सब अलग अलग variety of tissues से बने हुए हैं,
ये उसी बात का आंसर दे रहा है जो मैंने आपको अभी अभी बताई कि सारे जो प्लांट ऑर्गन्स हैं ये सब अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यूज। ठीक, हर टिश्यू का सेम टू सेम फंक्शन नहीं है कि वो सारे एक जैसे एक्ट करेंगे। इसने अगर कह दिया कि मुझे इतना इंक्रीज होना है तो बाकी सब भी उतना ही इंक्रीज होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल? अब ये कह रहे हैं कि अगर सब अलग अलग वेराइटी ऑफ टिश्यू के बने हैं तो क्या जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें, टिश्यू में, ऑर्गन में, इनके फंक्शन में क्या कोई ऐसी रिलेशनशिप है कि आप जिसकी वजह से कह सको कि इन सब के बीच में ये रिलेशन है? डेफिनेटली होगा मैम, रिलेशन तो होगा। सेम ऑर्गेनिज्म के, सेम प्लांट के हैं वो, रिलेशन तो होगा, लेकिन फंक्शंस में, अपीयरेंस में, इन सब चीजों में डिफरेंस आ सकता है। तो देखते हैं कहां सिमिलैरिटी कहां डिफरेंस। कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। क्या आप इन सारे जो ऑर्गन्स हैं इन सबके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि किसी प्लांट में स्टेम का काम रूट ने कर दिया हो, किसी का काम किसी प्लांट में रूट का काम स्टेम ने कर दिया हो, किसी प्लांट में फ्लावर का काम जो है वो स्टेम ने कर दिया हो? ऐसा हो सकता है क्या? कॉम्प्लिकेटेड आंसर है मैम, कॉम्प्लिकेटेड आंसर है मैम। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप कैसे आंसर करें। मॉडिफिकेशंस तो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं मैम, अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ फूड, राइट, अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस, तो ये दूसरे ऑर्गन्स भी करते हैं। कुछ फंक्शन तो ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर क्या सारे की ऐसी बात हो सकती है? क्या आप कंप्लीटली अल्टर कर सकते हो क्या? क्यों हमसे पूछे जा रहे हैं मैम ये सारे क्वेश्चंस? हम तो आए थे बढ़िया इतना अच्छे से खुशी खुशी में एकदम ला 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 करते हुए कि पढ़ेंगे, आज लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सिलेबस बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सिलेबस खत्म होने वाला है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। हम लोग तो इतना खुशी से आए थे, आपने तो आते से हमारे ऊपर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। इतने सारे क्वेश्चंस आप हमसे क्यों कर रहे हो? आप तो हमें पढ़ाने आए हो ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो मैम? कौन कौन सोच रहा है ऐसे? कौन कौन सोच रहा है ऐसे? जल्दी बताओ। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं नहीं पूछ रही हूं, पूछ रही है हमारी, आपकी, मेरी, सबकी गुरु माँ एनसीईआरटी। ठीक है, क्यों पूछ रही है? इसलिए नहीं कि मैडम आपको बता दे, इसलिए पूछ रही है कि हर एक रीडर, हर एक वो इंसान जो एनसीईआरटी को पढ़ रहा है और उसके नॉलेज को गेन करना चाहता है, तो वो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को सोचना शुरू करे, थॉट्स डेवलप करे अपने माइंड में, ये चाहती है एनसीईआरटी। तो आपको करना पड़ेगा ना, राइट? चलो देखो, तो the question is then why and how do they have different structural and functional attributes? Development is the sum of two processes. Development जो है वो दो processes का sum है, growth and differentiation. ठीक है, डेवलपमेंट को आप दो प्रोसेसेस का सम कहते हो। ग्रोथ अपने आप में एक चीज हो गई, लेकिन ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर ओवरऑल जो होगा वो डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ग्रोथ एक डेवलपमेंट एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इट इज अ सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो प्रोसेसेस का सम है ये क्या? डेवलपमेंट। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन को आप मिक्स करोगे तो आप कहोगे कि ओवरऑल डेवलप कर गया है प्लांट। ये टर्म याद रखना। अभी स्टार्ट करते हैं अपन कहानी, वहां पर आपको काम आएगा। So to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote, मतलब fertilized egg, follow a precise and highly ordered succession of events. ये सब क्या बात हो रही है मैम? कौन सा fertilized egg, कौन सा zygote, कौन सा mature plant? भाई देखो, आपको पता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किससे बनता है? वो बनता है मैम मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस फ्यूजन से जो बनता है ऑर्गेनिज्म, उसकी सबसे पहली सेल कौन सी होती है लाइफ की? जाइगोट होती है। क्या होती है? जाइगोट होती है। कैसे बनती है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से।
ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जो कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की लाइफ की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, वो हमेशा जाइगोट होती है। ठीक है, उस इंडिविजुअल की लाइफ की फर्स्ट सेल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जाइगोट होती है। क्लियर है क्या कहानी? जल्दी बताओ। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, ये हम सबको पता है। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है और प्लांट में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो जाइगोट है इसे आप और क्या कह सकते हो, फर्टिलाइज्ड एग कह सकते हो ना, कि जो फीमेल का गैमीट था, मतलब एग था, उस एग में मेल गैमीट ने आके फर्टिलाइजेशन किया, तभी जाइगोट बना। गैमीट के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बना। तो आप इसे क्या कह सकते हो, फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हो। सी, तो फर्टिलाइज्ड एग। अब इसको मैंने बहुत जनरलाइज्ड वे में बताया है, स्पेसिफिकली प्लांट का केस नहीं बताया। स्पेसिफिकली मैंने ये ह्यूमन का पेडिग्री बना के क्यों बताया, क्योंकि भाई क्लास 12th में जैसे ही आप एंटर करोगे ना, आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे और वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप ऐसे करके एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। वहां पर आप पढ़ोगे कि यहाँ पर एग सेल होती है, इससे आके, इस एग सेल से आके जो मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है यहाँ से। ये सब आपका क्लास 12th का हिस्सा है, आप क्लास 12th में सबसे पहले यही पढ़ोगे। तो जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। ये फीमेल गैमीट हो गया, ये मेल गैमीट आके इससे फ्यूज कर गया, अब ये क्या बन गया, एग सेल क्या बन गई, अब फर्टिलाइज हो गई। तो इस फर्टिलाइज्ड एग को ही आप जाइगोट कहते हो और इसी से बनता है नया इंडिविजुअल। तो यही कह रहे हैं कि जो मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट है कहां से होता है, जाइगोट से, फर्टिलाइज्ड एग से, जिसको जो आप अगर जिसका सीक्वेंस देखोगे तो ये काफी प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स को फॉलो करता है। काफी ऑर्डरली मैनर में ये चलता है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से चलता है कि हाँ पहले ये बनना है, फिर ये बनना है, फिर ये बनना है, एक जो ऑर्डर फॉलो होना है तो वो होना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके, चलो। See, during this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits, seeds, and eventually they die. पूरी प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, जिसके अंदर ये सब कुछ बनाएंगे, रूट बनाएंगे, लीफ बनाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, अपनी फ्लावर बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, सीड बनाएंगे और फिर मर जाएंगे। ठीक है, वो एक थोड़े दिन पहले ऐसा कोई मीम चल रहा था ना, लाइफ ऑफ दैट पर्सन बॉर्न, मतलब किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए आप उसको सिर्फ 3 टर्म्स में डिफाइन करते थे कि बॉर्न और डेड के बीच में वो वाला पोर्शन डालते थे जो उसने सबसे ज्यादा किया। तो आप यहाँ क्या 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 बोलोगे कि आप बोलोगे कि भाई प्लांट, ठीक है, लाइफ ऑफ अ प्लांट, बॉर्न एंड देन प्रोड्यूसेस रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड डाई। बस यही काम है उसका। बॉर्न produces these things all and then die. Born produces all these things and then die. यही काम है प्लांट का, राइट? यही काम है ना प्लांट का। तो बस इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, ये लो लाइफ साइकिल। बॉर्न, ठीक है, कहाँ दिख रहा है मैम बॉर्न होता हुआ? ये दिख रहा है मुझे बॉर्न होता हुआ, ये देखो, ये हुआ पैदा, बॉर्न, हाइपोकोटाइल, सॉइल लाइन, कॉटिलीडन, सीड कोट, ठीक। और क्या दिख रहा है मैम यहाँ पर? रूट्स। और क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? अभी आपको वो प्रॉपर ग्रो करता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपका हाइपोकोटाइल वाला रीजन, ये एपिकोटाइल से ग्रो कर गया है स्टेम, ठीक है, रूट एंड स्टेम। और ये देखो कॉटिलीडन से आगे का फर्दर डेवलपमेंट चल रहा है, एपिकोटाइल हुक, सीड कोट, और ये डेवलप कर रहा है प्लांट धीरे धीरे मैच्योर प्लांट में। ठीक है, ये धीरे धीरे एक सीड से पूरा वापस से मैच्योर प्लांट में डेवलप कर रहा है। ठीक, मैच्योर प्लांट बन के ये फिर सीड बनाएगा, फिर से वो सीड से फिर मैच्योर प्लांट बनेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। प्लांट ग्रोथ की प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? सीड जर्मिनेशन। एंड द सीड जर्मिनेट्स, बात करें अगर हम सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में सबसे पहला, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के अंदर जो सबसे पहली स्टेप होगी वो क्या होगी?
दैट द सीड जर्मिनेट्स when favorable conditions for growth exist in the environment, कि सीड तब जर्मिनेट करेगा जब ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। एंड इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशंस, और अगर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, इन एब्सेंस ऑफ देम, तो क्या वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्या वो सीड जो है वो प्लांट में ग्रो नहीं करेगा, तो दैट सीड विल नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंड ग्रोथ ऑफ और रेस्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं प्लांट्स में, जब वो सीड क्या करे, अभी उसे नहीं करना उसको, ठीक है, अभी उसको नहीं कोई फेवरेबल कंडीशन मिली है, उसे अभी मिट्टी तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला है, वो नहीं पहुंचा है मिट्टी तक, अंदर ग्रो नहीं हो पाया है, सो नहीं हो पाया है ठीक से, ठीक है, उसको भी प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला है, मॉइस्चर नहीं मिला है, सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, वाटर नहीं मिला है, तो वो कैसे जर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा। तो तब तक क्या वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाएगा, डैमेज नहीं हो रहा है, एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में है, रेस्ट में है, क्योंकि भाई उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो जर्मिनेट करेगा ना, जर्मिनेट करेगा तभी मैच्योर प्लांट बनाएगा। तो तब तक वो जिस स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसे आप कहते हो स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है। डॉर्मेंसी कुछ कहते हो, ऐसे कुछ याद है किसी को टर्म, डॉर्मेंसी पढ़ा था हमने, किस किस को याद है ऐसा कोई टर्म, मैम कहाँ पढ़ा था भाई, पढ़ा तो है, याद करो जरा। जैसे ही, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट के बाद जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन वापस मिलेंगी, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करेगा और ग्रोथ हो जाएगी। In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes. इस चैप्टर में आप इस तरह से होने वाली, ठीक है, जब वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जो वो ग्रो करता है ना, वो वाला ग्रोथ, और फिर वो कैसे मैच्योर प्लांट बन जाता है, उस ग्रोथ और डेवलपमेंट को आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर, और ये जो फैक्टर्स हैं जिनको आप बार बार इंक्लूड कर रहे हो कि फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अच्छे फैक्टर्स मिलेंगे तभी ग्रो करेगा। चलो भाई, तो जो फैक्टर्स है ना, ये दोनों तरह के हैं, ठीक है, वो दोनों तरह के मतलब बाहर वाले अंदर वाले, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर उसकी बॉडी में मौजूद है, जो उसे हेल्प करेंगे ग्रो और डेवलप करने के लिए, और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, जो उसकी बॉडी के, प्लांट की बॉडी के बाहर है, लेकिन फिर भी उसे हेल्प करेंगे उसको ग्रो और डेवलप करने में। जैसे कि कौन, जैसे कि सॉइल, जैसे कि ग्राउंड वाटर, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि एटमॉस्फेयर, ये सब हेल्प करेंगे ना, बताओ, ये सारे हेल्प करेंगे ना उसे ग्रो एंड डेवलप करने में। तो ये सारे फैक्टर्स को आपने डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो उसके खुद के अंदर है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो बाहर है, ठीक है। इंट्रिंसिक जो उसके खुद के अंदर है, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर से उसे हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गई बात फैक्टर्स की। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से, ठीक है, किस तरीके से, किन फैक्टर्स की वजह से ये कैसे ग्रो करेगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिला के डेवलपमेंट कहलाएगा। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है और किन किन फैक्टर्स पे पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो भाई ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है। ग्रोथ को क्या माना जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग की सबसे, ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ग्रोथ है क्या, माना जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, ठीक है, पर ग्रोथ है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन ग्रोथ, तो आपके पास कोई एक डिफाइंड डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, कुछ एक ऐसे डिफाइंड टर्म्स तो होने चाहिए ना जिनके बेसिस पर आप बता सको दैट दिस इज ग्रोथ। तो क्या है ग्रोथ? ग्रोथ इज और ग्रोथ कैन be defined as an irreversible permanent increase in size. Growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell. ठीक है, ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहूं कि एक ऑर्गन, ठीक है, जिसमें ऐसा एक इरिवर्सिबल सा और परमानेंट सा इंक्रीज आ गया है साइज में, जैसे कि अगर हम बात करें
जैसे कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जब वो कंप्लीटली ग्रो कर चुके होते हैं या फिर ग्रो कर भी रहे हैं, इन बिटवीन भी अगर आप बात करोगे, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, अभी उसका हेड साइज जो है वो और बड़ा होना है, अभी वो छोटा सा है, इतना सा सर है उसका, ठीक है, कि आप उसको दोनों हाथों में ऐसे कवर कर लो, इतना सा सर है उसका अभी। पर ये जो इतना सा सर वाली ग्रोथ हुई है, जब उसकी बर्थ हुई होगी तब तो वो और छोटा रहा होगा। मैं कह रही हूँ कि 2 साल का बच्चा है, इतना बड़ा उसका सर है, ठीक है, इतना बड़ा उसका सर है, 2 साल का बच्चा है, मैं कह रही हूँ इतना बड़ा सर है। तो मैम जब वो पैदा हुआ होगा तब तो और छोटा रहा होगा। अब अगर इतना जो ग्रोथ आ गया है, इतना जो ग्रो कर गया है इसका हेड साइज, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि साइज में एक ऐसी ग्रोथ, साइज में एक ऐसा इंक्रीज, ठीक है, ऑर्गन के साइज में या बॉडी के पार्ट के साइज में एक ऐसा इंक्रीज जो कि इरिवर्सिबल है और परमानेंट है, ठीक है। अब उतना हेड साइज तो परमानेंट ही रहेगा ना, और उसको रिवर्स कर सकते हो क्या? रिवर्स ग्रोथ हो सकती है क्या कि वो और बड़ा होने लगे और उसका हेड साइज और कम होने लगे? नहीं हो सकती, रिवर्स भी नहीं हो सकती प्रोसेस, और वो परमानेंट है ना, वो ऑर्गन और वो पार्ट जो है वो परमानेंट है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा या थोड़े दिन के बाद गायब हो जाएगा। तो ऐसी ग्रोथ जो क्या दे, एक परमानेंट इंक्रीज दे इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इन बॉडी पार्ट, इसी को, ठीक है, ऐसे इंक्रीज को ही हम कहते हैं कि ग्रो कर गया है, ये ग्रोथ हो गई है। और अच्छे से समझते हैं, सी, तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ को आप एक इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज है ये किसी भी ऑर्गन या बॉडी के पार्ट का, और इवन एन इंडिविजुअल सेल का, या फिर एक सिंगल सेल के टर्म्स में भी आप ये कह सकते हो कि एक सेल एक बार ग्रो कर गई, ठीक है। एक सेल है, आज इतनी है, मान लो फर्स्ट डे, बिग बॉस पहला दिन सुबह के 10 बजे, और मैं कह रही हूं ये सेकेंड डे है, ठीक है, ये सेल इतनी ग्रो कर चुकी है, ये सेल इतनी बड़ी हो चुकी है, फर्स्ट डे से सेकेंड डे तक इतनी बड़ी हो चुकी है ये सेल। तो ये बताओ मुझे कि ये थोड़ी देर बाद वापस से छोटी हो जाएगी क्या? नहीं। जो ऑर्गेनिज्म के केस में जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टीसेल्यूलर हो, हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक बार, ठीक है, जो परमानेंट इंक्रीज आ जाएगा इन साइज, उस परमानेंट इंक्रीज को ही आप कहोगे कि दैट इज ग्रोथ, कि वो सेल जो है वो ग्रो कर चुकी है। अदरवाइज ये बताओ, अगर मैंने किसी सेल को, ठीक है, अदरवाइज मैं ये कहूँ कि ये सेल जो है मेरी, ये और ये जो है, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, तो ये क्या हो गई? ग्रो कर गई। ग्रो करूंगी, बोलूंगी क्या मैं कैसे ग्रो कर गई है? बताओ, क्या मैं ग्रो वर्ड को यूज करूंगी? नहीं, मैं बोलूंगी स्वेल हो गई है। टेम्पररी है वो प्रोसेस। ग्रोथ क्या है? परमानेंट प्रोसेस है। ये कैसी है? टेम्पररी प्रोसेस है कि स्वेल हो गई है। जैसे ही पानी से आपने ड्राई कंडीशन में रखा, वो पानी फिर बाहर रिलीज कर देगी, फिर से श्रिंक हो जाएगी, फिर से इसी साइज में आ जाएगी। तो ये परमानेंट इंक्रीज इन साइज नहीं है ना। बात किसकी कर रहे हैं हम? परमानेंट इंक्रीज इन साइज की। तो हमेशा जब आप कहते हो कि वो ग्रो कर चुका है, तो मतलब उसका परमानेंट उस चीज में, उस एस्पेक्ट में क्या हो चुका है? इंक्रीज आ चुका है, ना कि टेम्पररी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल, कि एक स्टूडेंट है जिसके हमेशा 99, 99.9 ऐसे मार्क्स आते हैं, और वो कंसिस्टेंटली इतने जो स्कोर है वो लेकर आ रहा है पिछले 4-5 साल से, तो मैं कह रही हूँ कि वो ग्रो कर रहा है ना, उसका जो स्कोर है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है जिसको बाय चांस एक ऐसे टेस्ट में जो कि बहुत ईजी था और उसको ज़्यादा लोगों ने दिया भी नहीं था, ठीक है, चलो 99.9 छोड़ते हैं, अपन ये कहते हैं कि टॉप कर रहा है, ठीक है। पहला वाला जो केस है वो स्टूडेंट हमेशा टॉप कर रहा है, तो हमने कह दिया कि भाई वो तो ग्रो कर रहा है, वो तो हमेशा कंसिस्टेंटली, बिल्कुल इतने सारे स्टूडेंट, इतना कंपटीशन होने के बाद भी टॉप कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। और एक स्टूडेंट जो कि सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स किसी दिन किसी हॉलीडे पर, किसी फेस्टिवल पर जब अटेंडेंस कम होती है, तो सिर्फ इतने से स्टूडेंट्स आए थे, और एक सडनली टीचर ने ऐसे ही बिल्कुल लाइट सा टेस्ट ले लिया, बहुत ईजी सा, और उसमें सिर्फ उन 5-6 बच्चों में वो टॉप कर गया। तो क्या मैं उसे टॉप करना कहूँगी? बताओ, नहीं। मैं बस ये कहूँगी कि इन सब के कंपैरिजन में आप फर्स्ट आए हो, लेकिन टॉप करना या उसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कहूँगी क्या मैं? नहीं कहूँगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई किसी चीज़ के टेम्पररी इंक्रीज में और परमानेंट इंक्रीज में फ़र्क होता है। परमानेंट इंक्रीज आता है कंसिस्टेंसी से, टेम्पररी आ जाता है रैंडमली, कभी कभार गलती से भी, कभी कभार सही भी, ठीक है।
तो उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं मैम परमानेंट इंक्रीज इन साइज की, परमानेंट चेंज की बात हम कर रहे हैं, जो परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है, जो कि रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। स्वेलिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज रिवर्सिबल, एक टाइम के बाद ड्राई कंडीशन में रखूंगी तो रिवर्स हो जाएगी ना प्रोसेस, फिर से वो श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसे ही रिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज को आप कहते हो ग्रोथ। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ग्रोथ की डेफिनेशन सभी को बताओ, क्लियर है? ग्रोथ की डेफिनेशन सभी को क्लियर है? परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड रिवर्सिबल, दिस इज ग्रोथ। नाउ जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्रोथ जो है वो काफी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आप इसमें काउंट करते हो, जैसे कि एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जो कि सब एनर्जी खर्च किए बिना होती नहीं है, राइट, विच अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, कि आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती तभी ये प्रोसेस होती है, चाहे आपको कुछ तोड़ना हो चाहे आपको कुछ बनाना हो। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक आपको पता है अब, राइट, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने बहुत बार सुना है एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक पाथवे के बारे में। एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये तीनों पाथवेज, ये सारे टर्म्स आपने सुने हुए हैं, और आपने ये भी देखा हुआ है कि इन प्रोसेसेस को होने के लिए चाहिए एनर्जी। तो आप यही कह रहे हो, यहाँ भी कुछ नया नहीं कह रहे हो, कि ग्रोथ जो है वो क्या होती है भाई, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस काफी सारी इसमें इन्वॉल्व है, एनाबॉलिक भी, कैटाबॉलिक भी, और सब एनर्जी खर्च करके ही होती हैं, सब एनर्जी खर्च करके ही होती है। सो देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। जैसे कि अगर हम बात करें कि लीफ एक्सपैंड हुई, ठीक है, पहले जब वो उगी थी तो बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, फिर धीरे 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 क्या हुई, वो एक्सपैंड हुई, इतनी बड़ी हुई, फिर धीरे 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 क्या हुई, वो और एक्सपैंड हुई, इतनी बड़ी हुई, फिर धीरे 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 क्या हो गई, वो और एक्सपैंड हो गई, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे आप, इसे आप कहोगे एक्सपेंशन ऑफ लीफ। ठीक है, कि लीफ क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ, कि लीफ क्या हो चुकी है, एक्सपैंड हो चुकी है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, लीफ क्या हो चुकी है, एक्सपैंड हो चुकी है। सी, तो एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ, कि लीफ इस तरीके से एक्सपैंड कर रही है कि वो अपना साइज इंक्रीज कर रही है, और वो परमानेंट इंक्रीज इन साइज है, बाद में वो पत्ती कभी भी सिकुड़ के छोटी नहीं होने वाली है, वो परमानेंट इंक्रीज इन साइज है, उसे आप कहोगे क्या, ग्रोथ। रिवर्सिबल भी नहीं है और क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज है, तो आप इसे क्या कह दोगे, ग्रोथ। सिमिलरली how would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? ओफो मैडम, आपको कितनी जल्दी होती है, आप पहले ही वो एग्जाम्पल दे देते हो। देखो इन्होंने वही पूछा है कि क्या आप स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, जैसे लकड़ी को भी अगर आप पानी में भर के रखते हो तो फूल जाती है ना, क्या आप इसे ग्रोथ कहोगे? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई वो सिर्फ एक टेम्पररी चेंज है। आपको ध्यान देना है दो फैक्टर, रिवर्सिबल और परमानेंट। ठीक है, इरिवर्सिबल और परमानेंट। और ये कैसा है, रिवर्सिबल भी है और टेम्पररी है। रिवर्सिबल है इसीलिए टेम्पररी है कि बदल सकता है ना कभी भी, तो टेम्पररी है। ठीक, तो ये टेम्पररी चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। हमें चाहिए इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज। ठीक है, ऐसा इंक्रीज इन साइज को आप ग्रोथ नहीं, इसको आप स्वेलिंग कहते हो, लिख ही रहे हो स्वेलिंग, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ में काउंट नहीं होगा। नाउ प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ये कह रहे हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है जनरली ये इनडिटर्मिनेट होती है। मतलब क्या होता है इनडिटर्मिनेट होने का, ये बताओ एक बार मुझे, ये ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा क्या आपको समझ में आया, जल्दी बताओ, फिर देखते हैं अपन आगे कि ये प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होने का क्या मतलब है। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या, चलिए भाई फिर देखते हैं अपन कि ये जनरली इनडिटर्मिनेट बोलने का मतलब क्या है, और स्पेसिफिकली इस टर्म इनडिटर्मिनेट टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, देखते हैं इन चीजों को कि क्या है प्लांट ग्रोथ, कैसे इनडिटर्मिनेट कहलाती है, क्या मतलब है इस बात का। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक।
काफी यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है यार, हमसे तो बहुत ही अलग है, राइट। तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, यस, बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। इसीलिए तो अलग है हमसे, क्योंकि इनकी ग्रोथ लाइफ टाइम चलती रहती है। जब तक ये प्लांट जिंदा है तब तक इसकी हाइट, इसकी गर्थ बढ़ती रहती है। अभी देखा हमने, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है क्या? अगर मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि अगर किसी की एज 60 इयर्स है और फॉर एग्जांपल वो पर ईयर हाफ फीट भी अगर ग्रो कर जाता है, तो क्या उसकी हाइट 60 इयर्स के पर्सन की 30 फीट हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। क्योंकि हम में, ह्यूमन बींग्स में एक टाइम, एक एज के बाद, एक मेच्योरिटी के बाद, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट नहीं रुकता, ग्रोथ तो रुक जाती है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। इनकी ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, उसकी हाइट, उसकी गर्थ जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। सो देयर ग्रोथ इज यूनिक, इसीलिए इनकी ग्रोथ जो है वो यूनिक है, क्योंकि प्लांट्स में ये कैपेसिटी है कि ये थ्रू आउट देयर लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो दिस एबिलिटी, अच्छा ये जो इनकी एबिलिटी है ना प्लांट्स की, ये किसकी वजह से है? कोई तो होगा ना जो उन्हें ये स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसकी वजह से है? सो द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, this ability of the plant is due to the presence of मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम की प्रेजेंस की वजह से उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लाइफ लॉन्ग अपनी गर्थ, अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकता है एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्लावर, एग्जाम्पल ले लें अगर हम फ्लावर का, तो क्या फ्लावर में भी ऐसा होगा क्या कि आज एक फ्लावर होगा और 10 साल बाद तक वो उसमें बना ही रहेगा और ग्रो करता ही रहेगा और इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा फ्लावर हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। फ्लावर्स के केस में मैम ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर मेरिस्टेम उन्हें ये कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है कि लाइफ लॉन्ग ग्रो करेंगे अपन लोग, ठीक है। कुछ certain parts, कुछ certain locations of the plant's body have this capacity due to the presence of मेरिस्टेम। क्लियर है क्या? ठीक है, मैरी क्रिसमस वाला नहीं, मेरिस्टेम, ठीक। क्लियर है कहानी? कुछ सर्टेन पार्ट्स जो हैं, कुछ सर्टेन लोकेशंस जो है प्लांट की बॉडी की, उनमें मेरिस्टेम की वजह से ये कैपेसिटी होती है कि वो लाइफ लॉन्ग अपनी गर्थ, अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। ये जो मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं, इनके पास ये कैपेसिटी है कि वो डिवाइड करें और क्या करें? ग्रो करें खुद से, ठीक है, खुद से ग्रो करें। तो ये जो कैपेसिटी है ये किससे आई? मेरिस्टेम से आई, मेरिस्टेम की सेल से आई। सो द प्रोडक्ट हाउएवर soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body। अच्छा एक बात है, मेरिस्टेम की जो सेल्स होती है ना, जो एक टाइम के बाद उन्होंने ग्रो कर लिया, ठीक, ग्रो कर दिया, सेल्स ने डिवाइड कर गई, डिवाइड करके अब जो नई सेल है वो फिर से ग्रो करेगी, फिर वो डिवाइड करेगी, ठीक है। तो वो इंक्रीज कर रही है ना नंबर ऑफ सेल्स को, मास को इंक्रीज कर रही है। पर जो पुरानी वाली सेल है जिसने ग्रो कर लिया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, अब जो पुरानी वाली सेल है वो क्या करेगी? वो हो जाएगी क्या? सी, एक टाइम के बाद वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी जब खो देगी तो फिर वो प्लांट बॉडी, ठीक है, उसका परमानेंट पार्ट जो है वो बना देगी प्लांट बॉडी का। इस बात को कैसे समझोगे? मान लो मैंने बात की है गर्थ की, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स जो है वो, ठीक है, मेरिस्टेम की ये सेल्स है, मान लो ये मेरिस्टेम की सेल्स है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन सबके पास अभी कैपेसिटी है कि ये डिवाइड कर सकती हैं, तो ये सब डबल हो गई, ये सब क्या हो गई? डबल हो गई नंबर्स में, ठीक है। यहां पर ये सेल थी, इसने डिवाइड किया, ये डबल हो गई। अब ये जो सेल्स डबल हुई हैं, एक टाइम के बाद ये जो नीचे येलो लेयर आपको अलग दिखाई दे रही है ना, इसकी कैपेसिटी जो है डिवाइड करने की वो खत्म हो जाएगी। इतना डिवाइड कर लिया ना इसने, एक टाइम के बाद इसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो येलो वाली सेल्स की लेयर है ये क्या बना लेंगी? ये प्लांट बॉडी का परमानेंट पोर्शन बना लेंगी, ठीक है, प्लांट बॉडी बना लेंगी।
फिर एक टाइम के बाद जो ग्रीन वाली सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं अब, ठीक है, ये भी डिवाइड कर रही होंगी, बिल्कुल करेंगी मैम, ये भी डिवाइड कर रही होंगी इस तरीके से, समझ लो इन्होंने भी ग्रो डिवाइड कर लिया। इन्होंने डिवाइड किया, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि मैम एक टाइम के बाद ग्रीन वाली सेल की भी तो जाएगी ना कैपेसिटी डिवाइड करने की, बिल्कुल जाएगी, तो वो क्या बना लेंगी, प्लांट बॉडी। अब ये वाली जो सेल्स है मेरिस्टेम की, ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि ओवरऑल क्या होता जा रहा है मैम, धीरे 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 करके इंक्रीज आता जा रहा है, धीरे धीरे करके इसकी प्लांट की, ठीक है, गर्थ में, हाइट में, इसके साइज में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज इन साइज, और वो भी परमानेंट वाला। किसकी वजह से, मेरिस्टेम की सेल्स की वजह से, जो एक टाइम के बाद अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देती हैं और फिर वो परमानेंट पार्ट बना देती हैं, प्लांट की बॉडी को बनाती हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो इस बात को, किस तरीके से डिवाइड करनी ही है, किस तरीके से इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जाएगी और उसके बाद ये प्लांट बॉडी को बना देंगी, ठीक है। एक टाइम के बाद इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जाएगी और ये प्लांट बॉडी को बना देंगी। क्लियर है क्या इतनी कहानी, जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है क्या इतनी कहानी, जल्दी बताओ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये जो टाइप ऑफ ग्रोथ है ना, जहां पर नई सेल हमेशा, ठीक है, प्लांट बॉडी में ऐड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। देख रहे हो ना आप, न्यू सेल्स हमेशा प्लांट बॉडी में ऐड होती जा रही है, एक टाइम के बाद फिर वापस से ये भी क्या बना लेंगी, प्लांट बॉडी, और इन्होंने जो डिवाइड करके सेल बना दी होंगी वो और डिवाइड करेंगी, है ना। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती जाएगी। तो क्या कहा कि भाई दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये वाली ग्रोथ जहां पर न्यू सेल्स जो है वो हमेशा प्लांट बॉडी में ऐड होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं कि ग्रोथ के लिए अभी तक ओपन है, एंड तक ओपन है। अब ऐसी मैं कितनी भी लेयर्स बना सकती हूँ भाई, जब तक वो प्लांट लिविंग है मैं ऐसी कितनी भी सारी लेयर्स बना सकती हूँ, क्योंकि ये वाला मेरी स्टेम की जो सेल्स हैं पिंक वाली जो हमने बनाई है, मैंने कलर स्पेसिफिक इसलिए कर दिया आपको समझ आए कि देखो पहले ये वाली सेल्स थी मैम, इन्होंने डिवाइड करके ये ग्रीन रीजन बनाया, ये क्या हुई, डिवाइड करने की कैपेसिटी जैसे ही लूज की प्लांट बॉडी बना दी। ग्रीन वाली भी पहले सेल्स थी मैम, है ना, फिर जैसे ही डिवाइड करने की कैपेसिटी गई, जितना डिवाइड कर दिया था वो वाली बची हुई है, जैसे कि ये वाली, इन्होंने प्लांट बॉडी बना ली। ऐसा ही पिंक के साथ होगा, ऐसा ही पिंक के साथ भी होगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है भाई, ओपन टू ग्रोथ है कि हाँ प्लांट बॉडी इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी चली गई है, इनने प्लांट बॉडी बना दी है, पर अभी भी ये कैसी है, ओपन टू ग्रोथ, अभी भी ये ओपन टू ग्रोथ है, अभी भी ये ग्रो करेगी और करती ही रहेगी। तो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ जहां पर डिवाइड करने की, ग्रो करने की, ठीक है, जहां पर ग्रो करने की जो लिमिट है वो कैसी रहे, ओपन रहे, इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को आप कहते हो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। मान लो अब इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जा चुकी है, इन्होंने बना दिया क्या, परमानेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन्होंने बना दिया परमानेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, बना दिया। ऐसे ही आगे चलता रहेगा मैम, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जो ओपन है ग्रो करने के लिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये क्या कहला गया, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहला गया। इतनी चीज क्लियर है क्या कि भाई वो टाइप ऑफ ग्रोथ या वो काइंड ऑफ ग्रोथ जिसमें मेरिस्टेम की सेल्स के पास, जिसकी वजह से प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि वो क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ wherein न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी, जहां पर प्लांट की बॉडी में न्यू सेल्स हमेशा ऐड होती ही रहेंगी, ऐसे फॉर्म ऑफ ग्रोथ को, ठीक है, कौन से वाले, वो फॉर्म ऑफ ग्रोथ जिसमें न्यू सेल्स जो है वो प्लांट बॉडी में हमेशा ऐड होती ही रहेंगी, ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ को आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हो। ऐसे फॉर्म ऑफ ग्रोथ को आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हो। क्लियर है क्या इतनी बात, ऐसे फॉर्म ऑफ ग्रोथ को आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हो। इतना तो आई थिंक अब क्लियर होगा, इसे रहने देते हैं, ओपन को अपन ये हटा देते हैं। अरे भाई
चलो नेक्स्ट, What would happen if the meristem ceases to divide? ये तो कुछ अपोजिट केस की बात हो रही है, किसी ऑपोजिट केस की बात हो रही है। वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या होगा अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना ही बंद कर दे। जैसे अभी ये डिवाइड करती जा रही है ना, तभी नई सेल्स बन रही हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है ये डिवाइड करती जा रही हैं, तभी तो ये नई सेल्स आपको हमेशा इसमें दिखाई दे रही है ना। ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर मेरिस्टेम डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो खो दे पूरी तरीके से, मतलब वो डिवाइड करना बंद ही कर दे। कैपेसिटी क्या खो दे, डिवाइड करना ही बंद कर दे कि डिवाइड ही नहीं करना हमें। तो फिर तो कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ लेयर जो है जहां पर भी उसने डिवाइड करना बंद किया, जब भी उसने डिवाइड करना बंद करेगी वो, तो बस उतनी ही फॉर्म, उतना ही जो प्लांट का बॉडी का साइज है, उतनी ही जो उसकी सेल्स हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट बन के रह जाएगा। वही प्लांट बॉडी होगी, उसमें नई सेल्स बनती नहीं रहेंगी और ज्यादा प्लांट बॉडी डेवलप नहीं करेगी, है ना। ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी। सी, तो व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड? अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे, रोक दे, ठीक है, पॉज कर दे, तो क्या होगा? डज दिस एवर हैपन? क्या ऐसा कभी होता भी है या बस आप सोच ही रहे हो अपने ख्वाबों में, ख्यालों में? या ऐसा सच में कभी होता भी है प्लांट में? होता है क्या? तो इन अर्लियर क्लासेस you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. ये तो मैम सुना सुना लग रहा है। इस डिजाइन का थोबड़ा तो किधर देखेला लग रहा है। लग रहा है क्या देखेला? देखेला नहीं लगता है मैम, सुनेला लगता है। थोबड़ा सुनेला लगता है और आवाज देखेली लगती है ना। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो टर्म्स हैं ये तो सुने हुए लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि आपके ये पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में। ठीक, अब ये रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम की कहानी क्या होती थी समझो। you know that they are responsible, ठीक है, you know that they are responsible for the primary growth of plants and principally contribute to the elongation of the plant along their axis. ये क्या करते हैं भाई? They are responsible for primary growth of plants. प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रिंसिपली ये प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको उनकी एक्सिस के अलोंग इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सिस के अलोंग, जैसे अगर मैं प्लांट की एक्सिस की बात करूं कि भाई ये प्लांट की एक्सिस है, तो उसकी एक्सिस के अलोंग ये उसे इलोंगेट होने में हेल्प करते हैं। ये कैसे पार्ट होते हैं? They are responsible for the primary growth of the plants and principally contribute to the elongation, ठीक है, elongate करने में, उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। And you also know that in dicotyledonous plants और gymnosperms जो lateral meristems होती हैं and vascular cambium and cork cambium appear later in life, तो ये सब लाइफ में बाद में अपीयर होती हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके सुने हुए हैं। कौन से टर्म्स? ये वाले टर्म्स। देखो एक बार फिर से, किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, ये सब लाइफ में लेटर फेज में, ठीक है, काफी टाइम के बाद दिखने शुरू होते हैं। ठीक, प्लांट बॉडी में ये एक टाइम के बाद से दिखना स्टार्ट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम बाद में दिखते हैं, ठीक है। चलो, अब बाद में दिखेंगे तो उससे होगा क्या? ये कहानी जो आपको लेकर जा रही है ना, कहाँ लेकर जा रही है? आपने एक देख लिया है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, आपने एक देख लिया है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब आपको दूसरा पता करना है, कौन सा? अब आपको दूसरा पता करना है कौन सा? मैम इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट। अभी देखा ना हमने कि मेरिस्टेम अगर क्या करना बंद कर दे, डिवाइड करना सीज कर दे, अगर उसकी डिवाइडिंग जो एक्टिविटी है वो सीज हो जाए, रुक जाए, तो उस केस में क्या होगा? मेरिस्टेम अगर डिवाइड करना रोक दे, बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा? मतलब आप घूम फिर के जा रहे हो कहाँ? आप घूम फिर के जा रहे हो इसके ऑपोजिट केस की तरफ, कि यहाँ पर क्या है? डिवाइड करे जा रही है, न्यू सेल बनती जा रही है। वहां आप इसका ऑपोजिट केस ढूंढ रहे हो। उसके लिए आप पढ़ रहे हो कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक,
तो चलो, नाउ यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यहाँ पर आपको क्या बताया कि भाई ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाती हैं और ये उसके इलोंगेशन में हेल्प करती हैं। तो देखेंगे आगे, these are the meristems that cause the increase in the girth of the organs in which they are active। देखो, ये वो मेरिस्टेम्स होती हैं, ये वो मेरिस्टेम्स ही होती हैं जो किसी भी प्लांट के, ठीक है, ऑर्गन्स की क्या करती है, गर्थ बढ़ाती है। गर्थ बढ़ाना मतलब मान लो ये जो पूरा सर्कमफेरेंस मैंने बनाया ट्री के ट्रंक का है, मान लो ट्रंक का है, तो उसकी गर्थ को बढ़ाना मतलब ऐसे उसके साइज को इंक्रीज करना, ऐसे, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन गर्थ। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा भाई, गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे। आपने देखा होगा एक जो नया नया ताजा ताजा सा छोटू सा प्लांट है, तो उसका जो ट्रंक साइज है, ठीक है, स्टेम है, पहले तो काफी नाजुक सी स्टेम होगी, प्लांट जो पौधा होगा धीरे धीरे मैच्योर होगा, तो फिर क्या बनेगा, ट्री का ट्रंक बनेगा। ट्रंक बनेगा तो पहले वो छोटा होगा, पतला सा होगा, फिर धीरे 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 करके वो थिक 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 और थिकेस्ट बनेगा, है ना। तो ये कैसे बना, इस तरीके से उसकी गर्थ बढ़ी, तभी बना ना। तो गर्थ में इंक्रीज होने का मतलब ये होता है। और दूसरा इंक्रीज अगर हम देखें कि अगर मैं कहूं कि ये ट्री ट्रंक है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये ट्री ट्रंक है और ये रूट्स हैं और इस तरीके से ये बना हुआ है, तो ये जो इसकी लेंथ के अलोंग, ठीक है, इलोंगेशन जो इसकी लेंथ में होगा ना, वो इलोंगेशन कहलाएगा। ये गर्थ का इंक्रीज है, ये हाइट का इंक्रीज है, ठीक, ये गर्थ में इंक्रीज है और ये हाइट में इंक्रीज है। आगे देखें, सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्या कहलाती है, ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या थी और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ठीक है। चलो अब अपन अपना डायग्राम हटाते हैं, अब अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। आ जाओ, देखो जो टर्म्स आपने सुने हुए ना बचपन से, ये रहे वो टर्म्स, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक, ये इसका पूरा शूट सिस्टम है। ये ग्राउंड लेवल की बात समझ लो, और ये ग्राउंड लेवल से नीचे, है ना, ये सरफेस समझ लो, और ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गया टॉप लेवल। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि यहाँ पर क्या है, शूट सिस्टम, यहाँ पर क्या होगा, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में अगर हम बात करें तो देखो ये आपको बता रहे हैं कि कैसे गर्थ इंक्रीज हो रही है, ये आपको इसकी गर्थ का ही इंक्रीज बता रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं और ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि पहले ये यहाँ इतने साइज पे एग्जिस्ट करता था, फिर ये इस तरीके से ग्रो करके, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रो करके क्या हो गया, साइज अपना इंक्रीज कर लिया। ठीक, अब देखो इनकी ग्रोथ इनकी ग्रोथ समझो, इसकी ग्रोथ किस तरफ हो रही है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम देखो ये ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसकी एलोंगेशन करता है रूट्स का, ठीक है, ऐसे करके ये इसकी गर्थ को भी बढ़ाता है। ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक, ये वास्कुलर कैम्बियम है जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो इसको एलोंगेट करेगा और यहाँ से इसकी गर्थ को बढ़ाएगा, ठीक है। इस तरीके से रूट और शूट दोनों ही सिस्टम्स में ये वास्कुलर कैम्बियम और रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि बिल्कुल बिल्कुल इनके टॉप रीजन पर, ठीक है, एपेक्स पर पाई जाएगी, इसे आप रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हो। मेरिस्टेम वर्ड आपका पहले से ही सुना हुआ है, आपको पता है कि यही एसोसिएटेड है इसको फर्दर ग्रो करवाने के लिए, इसका साइज इंक्रीज करवाने के लिए, इसकी हाइट इंक्रीज करवाने के लिए, इसको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, इंक्रीज इन साइज प्रोवाइड, नंबर प्रोवाइड करने के लिए, साइज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये मेरिस्टेम वर्ड तो पहले से सुना हुआ है जूनियर क्लासेस से।
अब मेरिस्टेम का फाइनली आप जो रोल पढ़ रहे हो कि भाई ये क्या करवाता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब इसी के अलग अलग एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कब ये इसके अंदर कंटिन्यूसली ये क्या करेगी, नई नई सेल्स को बनाती रहेगी, पुरानी सेल जो है वो प्लांट बॉडी बना लेगी जब उसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी चली जाएगी। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ में देखा, एक में देखा फिर आपने कि कुछ में ये क्या कर रहा है, इलोंगेशन करवा रहा है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है, एक में इसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो सीज हो जा रही है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाएगा। ये सारे एस्पेक्ट आप इसके बारे में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, ग्रोथ को अगर हम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मेरिस्टेम की सेल्स के ही लिए पढ़ रहे हैं ना। मेरिस्टेम मतलब ओवरऑल कोई एक पार्ट या कोई एक स्ट्रक्चर तो नहीं है जो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, मेरिस्टेम की भी सेल्स ही कर रही है ना ये एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम सेल्यूलर लेवल पर ग्रोथ की बात करें, ठीक है, मेजरेबल कैसे है ग्रोथ ये आपको समझना है। ग्रोथ मेजरेबल कैसे है, किस तरीके से होती है ये तो आपने देख लिया, अब उसको मेजर कैसे आप करोगे ये समझना है। हाउ ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ की अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। इनडिटर्मिनेट कैसे है ये आपने देखा, ठीक, मेजरेबल कैसे है ये देखते हैं, कैसे आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो भाई ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल्यूलर लेवल पर जो ग्रोथ है प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो जितना अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म उसका बढ़ेगा, अगर हम सेल्यूलर लेवल पर ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ कैसे आप इंडिकेट करोगे कि ग्रोथ हुई है सेल में, तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करेगा। साइटोप्लाज्म का अमाउंट, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट अगर बढ़ता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट अगर बढ़ता है तो आप कहोगे कि सेल्यूलर लेवल पर ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ एट अ सेल्यूलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा आप कहोगे कि क्या बढ़ रही है, सेल ग्रो कर रही है, मतलब सेल में ग्रोथ हो रही है। तो सेल्यूलर लेवल पर आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हो कि उसका अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कितना है, उसी से मेजर करते हो उसकी ग्रोथ को, उसी से मेजर करते हो उसकी ग्रोथ को। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट मेजर करोगे कि भाई आया है मैडम इतना, ठीक है, एक्स वैल्यू आई है, अगली बार देखोगे तो x+5 वैल्यू आ रही है, इंक्रीज कर रहा है प्रोटोप्लाज्म, तो वैल्यू क्या कहोगे आप, ग्रोथ क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कैसे मेजर कर रहे हो, प्रोटोप्लाज्म के एस्पेक्ट में। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, अब क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में आया हुआ इंक्रीज मेजर करना उतना आसान नहीं है डायरेक्टली, तो आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसकी कुछ क्वांटिटी, ठीक है। वन जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि भाई पहले कितनी थी, पहले उसका कंटेंट कितना था, और उसके बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसका कंटेंट कितना बढ़ गया। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। तो इस तरीके से आप ग्रोथ को ये कह सकते हो कि भाई ये कई सारे पैरामीटर पे आप मेजर करोगे ग्रोथ को, लेंथ के अलोंग करोगे, ठीक है, गर्थ के अलोंग करोगे, वेट के अलोंग करोगे, ड्राई वेट पता करोगे कि अदर देन वाटर कंटेंट उसका वेट कितना है प्लांट का, ठीक। तो आप कैसे बताते हो इसे, फ्रेश वेट, फ्रेश वेट मतलब जब उसमें पानी वानी सब है, वाटर कंटेंट भी है। So growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, ठीक है, कि उसका fresh weight कितना बढ़ता है, increase in fresh weight, कि fresh weight में कितना increase आया, dry weight में कितना increase आया other than water content, length कितनी increase हुई, area कितना consume कर रहा है अब वो, volume कितना है, cell number कितना है, ठीक है। ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हो, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हो। एंड यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट, ठीक है, यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। है ना शॉकिंग, है अमेजिंग। एक सिंगल मेज ग्रेन, एक सिंगल मक्का का दाना, ठीक है, दाना मैम,
अरे भाई उसकी रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल, ठीक है, एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम 17,500 नई सेल्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकती है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मेज में किसकी, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल की, जो कि आपको सॉरी, जो आपको पर आवर 17,500 न्यू सेल्स प्रोवाइड करती है। Whereas सेल्स इन अ वाटरमेलन, और अगर वाटरमेलन की सेल्स की बात करें तो ये अप टू 3,50,000 टाइम्स साइज अपना इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, न्यू सेल्स कितनी दे रहा है पर आर मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, पर आर ये दे रहा है आपको 17,500 न्यू सेल्स। और बात करें अगर हम वाटरमेलन की तो दिस में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स, ये इतना इंक्रीज कर सकता है साइज में। ठीक है, इतना इंक्रीज कर सकता है ये साइज में। चलो क्लियर है कि भाई कैसे आप ग्रोथ को मेजर करते हो, कैसे ग्रोथ को मेजर करते हो। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। अब देखो यहां पर नोटिस किया था, ये न्यू सेल्स की बात हो रही है पर आर, और यहां सिर्फ साइज की बात हो रही है, इन साइज। ये जो ग्रोथ हुई है ये सेल्स के नंबर के बेसिस पर आप कह रहे हो, और ये जो ग्रोथ है ये आप उसके साइज के बेसिस पर कह रहे हो। ठीक, तो यहां पर यही कह रहे हैं वो कि भाई पहले वाले में ग्रोथ को आपने इंक्रीज इन सेल नंबर से एक्सप्रेस किया है, और दूसरे वाले में आपने ग्रोथ को साइज जो उसका इंक्रीज हुआ है सेल का उसके बेसिस पर बताया है। ठीक है, पहले में आपने सेल नंबर कितना बढ़ रहा है उसके बेसिस पर ग्रोथ बताई, और दूसरे में आपने उसका साइज कितना बढ़ रहा है उसके बेसिस पर ग्रोथ बताई। तो ग्रोथ को आप इस काफी सारे एस्पेक्ट पे बता सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। वाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब, हाँ, और अगर बात करें एक पॉलन ट्यूब के ग्रोथ की तो वो कैसे ग्रो करता है। While the growth of a pollen tube is measured in terms of its length, and increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf. ठीक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम कैसे बताते हैं, इसे बताते हैं हम उसकी लेंथ के टर्म्स में। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। Growth of a pollen tube is measured in terms of its length and increase in surface area, and this denotes the growth in a dorsiventral leaf. ये क्या बताता है आपको कि एक dorsiventral leaf में ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, तीन एस्पेक्ट आपने यहां पर देख लिए, सेल नंबर, साइज, ठीक है, और क्या देखा, सरफेस एरिया, राइट, लेंथ, राइट। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट हैं भाई, जैसे पॉलन ट्यूब, देखो यहां आपने बताए सारे एस्पेक्ट्स, ठीक है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। अब यहां आप बता रहे हो वन बाय वन सबका एग्जाम्पल, जैसे यहां एग्जाम्पल बता दिया आपने किस चीज का, ठीक, और यहां एग्जाम्पल अब बता रहे हो आप पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो है उसकी ग्रोथ कैसे बताते हैं, उसकी लेंथ के अलॉन्ग बताते हैं ना, कि उसकी कितनी लेंथ बढ़ चुकी है। सरफेस एरिया का इंक्रीज कैसे बताओगे, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ समझ में आ रही है ना। ऐसे एम्ब्रियो सेक मैंने बताया था, 12th का है वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका, पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके पॉलन ट्यूब आती है ऊपर स्टिग्मा से, ठीक, ओवरी तक। तो ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो स्टिग्मा से ओवरी तक इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो आप कैसे बताते हो कि पॉलन ट्यूब की कितनी ग्रोथ हो चुकी है, कैसे बताते हो, उसकी लेंथ से बताते हो ना, कि कितनी लॉन्ग वो हो चुकी है, लेंथ के लॉन्ग बताते हो। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है किसमें, एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ में, उसके बेसिस पर आप बताते हो कि वो ग्रो कर रही है। जैसे ये एक लीफ है, मैं कह रही हूं कि जब ये पैदा हुई छोटी सी थी तो ये इतनी सी थी, ठीक, फिर ये धीरे 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 धीरे, ठीक है, पहले इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर फाइनली इतनी बड़ी हो गई। तो अब इसने कितना बढ़ा लिया, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया ना। पहले इसका सरफेस एरिया देखो कितना सा था, अब इसका सरफेस एरिया देखो कितना है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग एस्पेक्ट में आप अलग अलग पार्ट की ग्रोथ को इंडिकेट करते हो कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। सी द पीरियड ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या है,
ठीक है, इंडिटर्मिनेट है, क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, मेजर कैसे करते हैं, ये एस्पेक्ट तो पढ़ लिए। थर्ड एस्पेक्ट देखो क्या पढ़ना है ग्रोथ का, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होती है, ठीक है, किस टाइप की, किस नेचर की होती है वो भी ठीक है, कैसे कैसे मेजर करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ग्रोथ में भी कुछ फेजेस होती हैं, कुछ फेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू ग्रो करता है कोई भी प्लांट का पार्ट। देखेंगे द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो ग्रोथ पीरियड है उसे आपने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, नेमली एक पीरियड ऑफ ग्रोथ तो मेरिस्टेमेटिक ही कहलाता है, दूसरा फिर कहलाता है उसका एलोंगेशन, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन, ठीक। सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ग्रोथ पीरियड को आप जनरली 3 फेजेस में डिवाइड करते हो, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ठीक है, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। पीरियड ऑफ ग्रोथ को आप जनरली 3 फेजेस में डिवाइड करते हो, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। पीरियड ऑफ ग्रोथ को आप जनरली 3 फेजेस में डिवाइड करते हो, मेरिस्टेमेटिक, मैच्योरेशन एंड एलोंगेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स, ठीक है। रूट टिप छुट्टी पे तो पता है ना हमें, रूट टिप्स, रूट कैप, याद है ये टर्म्स, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, रूट कैप होता है एक, ठीक है, टोपी पहन के रहती है रूट हमेशा कि टूट ना जाए हमारा ये एंड, क्योंकि इसी के थ्रू होना है डिवीजन, राइट। So let us understand this by looking at the root tips. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. जो constantly dividing cells होती है ना दोनों ही एंड पर, रूट एपेक्स पर भी और शूट एपेक्स पर भी, ये क्या बताती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को बताती हैं, ठीक। अगर मैं अभी वो वाला डायग्राम जो हमने देखा था उसे फिर से बनाऊं ऐसा, ठीक, ये शूट है, ये रूट है, ये रूट एपेक्स है और ये इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, रूट कैप। क्यों होता है ये रूट कैप, क्योंकि जो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स जो होती है ना वो यही इसी एंड पर प्रेजेंट होती है, टिप पर, रूट टिप पर, ठीक है, रूट टिप पर, रूट एपेक्स पर, यहीं पर प्रेजेंट होती है। अगर वो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स वाला जो हिस्सा है ये तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये तो धीरे धीरे उसकी बॉडी बनाती जा रही है ना, जिनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, जो न्यू वाली सेल्स हैं वो यहीं पर है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रूट कैप पाया जाता है, क्योंकि अगर ये नई डिवाइड करने वाली सेल्स वाला हिस्सा ही अगर रूट का टूट गया ना, फिर वो फर्दर और एलोंगेट नहीं हो पाती, ग्रो नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि जो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स थी वही जो है वो आपने तोड़ के अलग कर दी है, तो इसलिए जो इसको सॉइल में क्या करना है, ऐसे पियर्स करना है, ठीक है, और वहां पर जाकर अपनी जगह बनानी है, पर अपने आप को बचा के भी रखना, टूटना भी नहीं है, नाजुक भी है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पाया जाता है वहां पर रूट कैप। ये पढ़ा है आपने। ऐसे ही शूट एपेक्स में होता है, ठीक, लेकिन यहाँ उसके साथ उतनी दिक्कतें नहीं है, इसको थोड़ी मिट्टी में ऐसे घुसना है और अपनी जगह बनानी है, पर इसके साथ मामला बहुत सेंसिटिव है, इसके साथ मामला बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, रूट और शूट एपेक्स की बात है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं दोनों ही रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर, ये मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को बताती हैं। हमने देखा ना कि हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ में 3 है, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैच्योरेशन, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। क्लियर है, बताओ, ये हो गया आपका फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। सेकंड देखें, एलोंगेशन क्या है और मैच्योरेशन क्या है। The cells in this region are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant of plasmodesmatal connections. क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस रीजन की जो सेल्स होंगी, ठीक है, द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारा बढ़िया प्रोटोप्लाज्म होगा इनका, लार्ज कॉन्स्पिशियस सा न्यूक्लियाई होगा, सेल वॉल जो होगी वो प्राइमरी होगी,
थिन होगी और सेल्यूलोजिक होगी। बहुत सारा उसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्या होते हैं मैम? जो दो सेल्स को कनेक्ट करवाते हैं, दोनों के बीच में मीडियम बनाते हैं, राइट? तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस इनके पास बहुत सारे होंगे सेल्स के साथ। थिन सेल्यूलोजिक और प्राइमरी सेल वॉल होगी, लार्ज न्यूक्लियाई होगा और बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होगा। इस तरह की सेल्स इसमें होती हैं। नेक्स्ट, द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन। अब मेरिस्टेमेटिक जोन में जस्ट उसके, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर, ये मैंने कह दिया कि भाई ये इसकी टिप है, रूट टिप है, नहीं है। ठीक, अब यहां तो ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ चल रही है, ये न्यू सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगी और पुरानी वाली जो है वो प्लांट बॉडी बनाती जाएंगी। ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ चल रही है। इस मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के अलावा जो सेल्स की जो इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, अब मेरिस्टेमेटिक सेल में जिनकी सेल्स की ग्रोथ अब रुक चुकी है, जिनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी अब खत्म हो गई है, जिनने प्लांट बॉडी बना ली है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? द सेल्स, ठीक है, प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप के जस्ट नेक्स्ट में जो सेल्स हैं वो इसका जोन कौन सा रिप्रेजेंट करती हैं? फेज ऑफ एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, इसकी फेज ऑफ एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन दिस फेज। इस फेज की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, बहुत सारे वैक्यूल्स, सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड, ठीक है, नई सेल वॉल का डिपोजिशन होते रहना। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। कि इस फेज की सेल्स को आप कैसे पहचानोगे? आपने फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स ले ली फॉर सैंपल कि यार हम पता करते हैं कौन सी फेज की हैं, तो आप कैसे पहचानोगे? अभी आपने देखा मेरिस्टेमेटिक जोन की जो है वो सेल्स कैसी रहेंगी, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ की सेल्स कैसी रहेंगी, अभी आपने देखा। अगर आपके सामने तीनों जोन की, तीनों फेज ऑफ ग्रोथ की सेल्स रख दी जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन से फेज ऑफ ग्रोथ की है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको आपके सामने मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैच्योरेशन, तीनों फेज ऑफ ग्रोथ की क्या रख दी गई है? सेल्स। आप कैसे पहचानोगे? मेरिस्टेमेटिक आपने अभी देखा, एलोंगेशन आपने अब देखा, कैसी सेल्स होंगी भाई? वैक्यूलेशन बहुत ज्यादा होगा, सेल एनलार्ज्ड होगी, सेल वॉल डिपॉजिट होती जाएंगी बहुत सारी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन दिस फेज। इस फेज की सेल्स की यही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स। अब एपेक्स से अलग बात करें अगर, तो दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन। फेज ऑफ एलोंगेशन से काफी प्रॉक्सिमल एंड पर अगर हम बात करें, लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पाया जाता है एक्सिस का वो पोर्शन जिसे आप फेज ऑफ मैच्योरेशन कहते हो, थर्ड फेज कहते हो, ठीक। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग। इस जोन की जो सेल्स होती हैं इनका सबसे मैक्सिमल साइज, जितनी भी थिक वॉल ये बना सकते हैं ना, वो मैक्सिमम थिक वॉल्स को यहाँ पर बनाती हैं सेल्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशंस करती हैं। तो इसकी सेल्स को कैसे पहचानोगे? सेल्स ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स को कैसे पहचानोगे? पहचानेंगे मैम हम कि इसमें जो होगा मैक्सिमम साइज का क्या होगा, इसके पास सेल वॉल्स जो है वो थिक होंगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस पाए जाएंगे। Most of the tissues and cell types you have studied in earlier classes represent this phase. जितने भी टाइप ऑफ सेल टाइप्स आपने और टिश्यूज पढ़े हैं अभी तक अर्लियर क्लासेस में, वो सब इसी फेज के होते हैं, फेज ऑफ मैच्योरेशन के होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपने इसी के पढ़े हुए हैं, फेज ऑफ मैच्योरेशन। एक डायग्राम रह गया था हमारा देखने का, वो और देख लो। सी कैसे यहाँ पर आपको ग्रोथ बताई जा रही है। देखो टिप के अलोंग ये कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, किस तरीके से आपको यहाँ पर A B C D E और F G इस तरीके से पोर्शंस में डिवाइड करके बताया है कि यहाँ पर ये इतनी सेल बनी थी A B C D E F G, ठीक।
यहाँ तक कि इतनी सेल्स बनी थी, अब ये इतने रीजन से देखो कैसे और ज़्यादा ग्रोथ हुआ, हर एक रीजन जो है वो अपने आप में ग्रो करा और ओवरऑल ग्रोथ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो हर एक रीजन की एक साथ एक्टिविटी, हर एक रीजन का एक कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ जो वर्क जो है उसकी वजह से आपको ओवरऑल ग्रोथ नजर आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन की ग्रोथ है या सिर्फ दूसरे फेज की ग्रोथ है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में जितने भी फेज आपने देखे हैं सब ग्रो करते हैं, तब जाके ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट दिखाई देती है। सिर्फ एक फेज की, सिर्फ एक रीजन की, सिर्फ एक टाइप की सेल से बात नहीं बनती। ठीक है, क्लियर है? तो भाई ये था हमारा ग्रोथ का पार्ट 1। ग्रोथ टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रोथ में और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को हमें डील करना है जो हम करेंगे पार्ट 2 में। आज ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसके साथ हम सिलेबस को डन करेंगे, आराम से बढ़िया और पूरा प्रिपरेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे रिवीजन सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर अभी तक आपने मेरे साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी आपका कोई भी चैप्टर पेंडिंग है क्लास 11 सिलेबस का, तो भाई पेंडिंग मत रखो, मेरे साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करो ताकि मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सको एट लास्ट। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, विद इन अ वीक। ठीक, तो फटाफट से क्या करना है, अगर कुछ भी पेंडिंग है तो चले जाना है अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, सर्च करनी है मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ 2 से 3 चैप्टर्स बिगनिंग फर्स्ट वाले जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, लाइव लेक्चर्स की एक और प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। सारा का सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ क्लास 11 की ही बात नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी की ही बात नहीं है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, सारा का सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है और साथ ही अवेलेबल है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है ई बुक्स एंड ई नोट्स को, तो भाई फटाफट से जाके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अवेल कर लें, किसका इंतजार कर रहे हो यार। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में, करेंगे क्या, ग्रोथ पार्ट 2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, काफी कुछ बाकी है, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।